हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड वेलकम टू सिविल स्टैफ टीचिंग एग्जाम्स। तो देखिए, हमारी जो फाउंडेशन क्लासेस हैं उनका आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है हम करने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम 12th क्लास से पढ़ते आते हैं, उसके बाद बैचलर्स मास्टर्स। तो देखा जाए तो ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग जो हैं कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से CSIR नेट में एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है इसका बेसिक्स जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का वो समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनल आखिरी में हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि CSIR नेट में आए हुए हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। लेट्स गिव इट। सो हमारा जो देखिए पहला यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। तो सबसे पहले जानिए कि डीएनए है क्या। डीएनए की जो आपकी फुल फॉर्म है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दैट इज डीएनए। आपको पता है कि हम न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। हमारे अंदर डीएनए जो है वो काम करता है एज जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए का काम जो है, आरएनए अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करता है, बट डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। उसके बाद जो है देखिए आरएनए भी होता है हमारे अंदर। आरएनए की जो फुल फॉर्म है अगर आप देखें तो दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। दोनों में, आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस भी हैं, हालांकि ये दोनों काफी सिमिलर हैं। जो डीएनए है आपके पास ये आमतौर पे डबल स्ट्रैंडेड नेचर में मिलेगा आपको, और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर में मिलेगा। आरएनए की काफी टाइप्स होती हैं, हमें पता है। टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए, एमआईआरएनए, काफी तरह के आपके पास यहाँ पर आरएनए जो है प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है, डीएनए की अलग अलग फॉर्म होती हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। मेन जो 3 फॉर्म है वो है आपकी ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम सबको पता है कि जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर हम बचपन से देखते आ रहे हैं। डीएनए को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। तो देखिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे है क्या। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें आपको सबसे पहले, डीएनए जो है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। देखिए, जो हमारा डीएनए है ये बना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए जो वर्ड है आपका पोली न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो आपके पास यहाँ पे पोली है दैट मींस मेनी, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम अभी समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो है होता क्या है। तो इसमें जो ये आपको 2 चेन्स दिख रही हैं यहाँ पे, अगर डीएनए स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये चेन नंबर अगर मैं इसको 1 कहूँ और इसको मैं अगर 2 कहूँ, तो जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रही है। ये जो है ये आपकी बेस पेयर्स हैं। इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे कि बेस पेयरिंग होती कैसे है। ये जो है ये जो स्ट्रैंड्स हैं आपके, इनको हम यू कैन से सिंपली हम इनको बैकबोन ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए कि डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो है ही, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का आपका डीएनए बना है। अब देखिए, डीएनए के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डीएनए के अंदर 3 चीजें होती हैं। आपके पास शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेस होंगे, और जो तीसरा है दैट विल बी फॉस्फेट ग्रुप। तो देखिए, शुगर, सबसे पहले शुगर की बात करते हैं हम। शुगर जो है, अगर डीएनए की फुल फॉर्म हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था डीऑक्सी राइबो। जो डी है उसका क्या मतलब है, डिओक्सी राइबो। डिओक्सी राइबो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो शुगर है आपके डीएनए के अंदर दैट इज डिओक्सी राइबोस। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम शुगर पे ही चलते हैं सबसे पहले। सो देखिए, जो शुगर है वो आपके पास पेंटोज है। पेंटोज मतलब कि पेंटोज हम कहते हैं ऐसी शुगर को जिसके अंदर 5 कार्बन जो है प्रेजेंट हो। ठीक है। देखिए, शुगर या कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कि काफी तरह के हो सकते हैं आपके पास। मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड। डीएनए के अंदर हम मोनोसेक्राइड का यूज करते हैं। डीएनए जो है मोनोसेक्राइड का यूज करेगा आपका, और मोनोसेक्राइड भी कौन सा, पेंटोज शुगर। ओके। तो पेंटोज शुगर में हमारे पास देखिए सबसे पहले राइबोज शुगर है, ये प्रेजेंट होती है आपके आरएनए में, और डिओक्सी राइबोज जो है ये प्रेजेंट होती है आपके डीएनए में। एक बार स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पे जो कार्बन है इसको हम बोलते हैं 1 प्राइम कार्बन, ये 2 प्राइम कार्बन है आपका, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 4 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम। तो ये है आपका एक स्ट्रक्चर राइबोज शुगर का। यहां पे आपके 1 प्राइम
जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 प्राइम पे भी है, 3 प्राइम पे भी है और 5 प्राइम पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट है। इसका यूज अगर हम देखें, इन दोनों का काफी यूज है। ओके, तो राइबोज में और डिऑक्सीराइबोज में डिफरेंस क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पे नहीं है। सो दैट इज द रीजन कि हम राइबोज जो है वो डिऑक्सीराइबोज से काफी सिमिलर है। इनफैक्ट डिऑक्सीराइबोज का जो पूरा नाम है वो भी यही है, 2 प्राइम डिऑक्सीराइबोज, क्योंकि यहां पे जो 2 प्राइम पोजीशन है उसके ऊपर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो प्रेजेंट नहीं है। आमतौर पे यहाँ पे सिर्फ H लगा हुआ मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके से। H को हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये कंडीशन होती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है, तो दैट्स वाई डीऑक्सी, मतलब कि ऑक्सीजन जो है दैट इज एब्सेंट। तो इस तरीके से जो है आपकी राइबोज शुगर है और डिऑक्सीराइबोज है। मैंने बताया ये आपकी यूज होती है आरएनए में, और जो डिऑक्सीराइबोज है ये आपकी यूज होती है डीएनए में। ओके, अब यहां पे देखिए जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहां पे डिऑक्सीराइबोज की अगर मैं बात करूं तो देखिए डिऑक्सीराइबोज की हम बात करेंगे। यहां पे सबसे पहले जो डिऑक्सीराइबोज है, जस्ट लेट मी गेट रिड ऑफ दिस फर्स्ट। अगर हम बात करें कि डिऑक्सी जो राइबोज है हमारी 2 प्राइम, इसके तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आप देख पा रहे हैं, ये है 1 प्राइम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये तीनों के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए। देखिए समझते हैं कैसे। हमने बताया था कि डीएनए के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। शुगर, वो तो आप देख ही रहे हैं, उसके साथ आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा और उसके साथ आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। तो देखिए जो नाइट्रोजनस बेस हैं आपके, वो जुड़ते हैं यहां पे। यहां पे क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजनस बेस 1 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। जो फॉस्फेट ग्रुप है आपका, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा आपके 5 प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। और जो न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनना है वो यूज करता है आपका 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। तो डिऑक्सीराइबोज के जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो तीनों ही यहां पर यूज हो रहे हैं। अगर राइबोज की बात करूं तो राइबोज में भी सेम ही रहेगा। यहां पे फर्क बस इतना है, जो ये आपका 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका कोई यूज नहीं है। तो यहां पे दोनों का जो स्ट्रक्चर है लगभग लगभग सेम ही है, एक ही जैसा है। डिफरेंस बस यहां पे आ जाता है, यहां पे 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहां पे नहीं है। तो देखिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि शुगर्स जो हैं वो कौन सी हैं। हमारे पास पेंटोज शुगर है, और पेंटोज में भी राइबोज और डिऑक्सीराइबोज, डीएनए के अंदर डिऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, 3 उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। अगली जो चीज है वो हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, इनको नाइट्रोजनस बेसिस क्यों कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं आपके 2 तरह के होते हैं। आपके पास है प्यूरीन्स और आपके पास है पायरिमिडीन्स। तो जो प्यूरीन्स हैं और पायरिमिडीन है, इनके अंदर होती है आपकी एरोमेटिक रिंग। आपके पास क्या है? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का एक मैं आपको सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। जैसे आपने बेंजीन देखा होगा, बेंजीन जो है इट इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक रिंग इसके अंदर भी होती है। तो जो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक रिंग। जो आपके प्यूरीन्स हैं इनके अंदर 2 यू कैन से एरोमेटिक रिंग जो है प्रेजेंट होती हैं, जबकि पायरिमिडीन्स के अंदर सिर्फ एक, यहां पर एक आपके पास सिर्फ जो है एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो अभी देखिए नाइट्रोजनस बेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि प्यूरीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्यूरीन के स्ट्रक्चर के अंदर 9 पोजीशंस होती हैं। देयर आर 9 पोजीशंस, और उसमें 4 पोजीशंस पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनको नाइट्रोजन बेसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कार्बन्स को रिप्लेस करके उनकी जगह ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिस के अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसी तरह पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन के अंदर सिर्फ 2 आपके नाइट्रोजन होते हैं, 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे। ओके, तो देखिए जो हमारे पास प्यूरीन्स हैं, प्यूरीन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। प्यूरीन्स जो हैं आपके 2 तरह के होंगे, एडेनाइन एंड ग्विनाइन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमारा
एडेनाइन का। तो जो एडेनाइन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। प्यूरीन, ये प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। प्यूरीन जो है फिर मैंने बताया कि आपको दो तरह के होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वेनाइन। ओके, तो एडेनाइन के स्ट्रक्चर में आपकी इस पोजीशन के ऊपर जो आपके 6th पोजीशन है, यहां पे प्रेजेंट होता है एक अमीन ग्रुप जो NH2 ग्रुप है, आप देख पा रहे हैं। और जो सेकंड यहां पे, सॉरी, दिस इज 6th पोजीशन पे आपका अमीन ग्रुप है जी, बिल्कुल। और यहां पे सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें ग्वेनाइन की, तो ग्वेनाइन के अंदर अमीन ग्रुप की जगह यहां पे प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जो है यहां पे प्रेजेंट है और इस हाइड्रोजन की जगह यहां पे NH2 है। ये डबल बॉन्ड जो कि यहां पे एडेनाइन के अंदर प्रेजेंट है, यहां ग्वेनाइन के अंदर मिसिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे कोई बॉन्ड नहीं है। सो ये जो है एडेनाइन और ग्वेनाइन का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो आपकी रिंग है, आपके पास एक 6 कार्बन रिंग है और उसके साथ एक ये दूसरी रिंग है। और ये जो नाइट्रोजन है दोनों के अंदर ही आपका, ये जो नाइट्रोजन है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो डिऑक्सी राइबोज के साथ मैंने आपको बताया था कि 1' हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैचमेंट होती है, वो इन्हीं के जरिए होती है। ओके, इन्हीं के थ्रू जो है आपकी अटैचमेंट होती है शुगर के साथ। तो इसी के साथ आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। एडेनाइन और ग्वेनाइन काफी हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि जो दो आपके पास एरोमेटिक रिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। ओके, सो हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक रिंग्स हैं, 4 नाइट्रोजन है। एडेनाइन में यहाँ अमीन ग्रुप है, ग्वेनाइन में यहाँ ऑक्सीजन है। यहाँ पर H है एडेनाइन में और ग्वेनाइन में यहाँ पे जो अमीन ग्रुप है वो यहाँ आ जाता है। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन एंड ग्वेनाइन। उसके बाद अगर हम बात करें पायरिमिडीन्स की, पायरिमिडीन्स जो है वो एक सिंगल एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है। 2 नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके 1 और 3 पोजिशन पे। ओके, तो अगर मैं बात करूँ, देखिए वैसे तो पायरिमिडीन साइटोसिन है, थाइमीन है, उसके साथ साथ यूरेसिल भी होता है। आपके पास कुछ मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेसिस भी होते हैं। लेकिन डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर आपको सिर्फ ये 4 ही मिलेंगे, एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन एंड थाइमीन। तो देखिए सबसे पहले हम साइटोसिन का स्ट्रक्चर समझते हैं। साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी यू कैन से आसान है। अगेन जैसा यहाँ पे जो है आपके पास एक अमीन ग्रुप है और यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन है। उसी के साथ अगर थाइमीन की हम बात करें तो थाइमीन के ऊपर ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है आपकी। और डबल बॉन्ड जो है यहाँ वाला डबल बॉन्ड अगेन मिसिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है और तीनों बॉन्ड बने हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है ये बॉन्डिंग करता है आपकी शुगर के साथ। इनके केसेस में जो आपका ये वाला ये नाइट्रोजन है, इसके साथ एक्चुअली में हाइड्रोजन अटैच होता है, वो रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो है ये बॉन्डिंग करता है आपकी डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि आपके जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, अगेन मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए 2 तरह के होते हैं हमारे पास, प्यूरीन्स हैं और हमारे पास पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरीन जो है इनके एरोमेटिक रिंग इनके अंदर 2 होती हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं। 2 तरह के हैं, एडेनाइन एंड ग्वेनाइन। पायरिमिडीन की अगर बात करूं तो मैं सिंगल एरोमेटिक रिंग है, 2 नाइट्रोजन होते हैं, साइटोसिन और थाइमीन। साइटोसिन में एक अमीन ग्रुप है, एक ऑक्सीजन है। थाइमीन में 2 ऑक्सीजन है। एक चीज मैं बताना भूल गया, थाइमीन के ऊपर मिथाइल होता है। ये जो CH3 ग्रुप है इसको हम बोलते हैं मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है थाइमीन पे। और इनफैक्ट अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप को हटा दूं तो ये यूरेसिल बन जाएगा एक तरह से। तो जो थाइमीन है उसके ऊपर आपके पास एक थोड़ा सा अलग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जो है वो होता है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा नाइट्रोजन बेसिस से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे प्यूरीन्स हैं ब्लू कलर में और पर्पल कलर में हमारे पास पायरिमिडीन्स हैं। जो प्यूरीन्स हैं हमारे पास वो हेट्रोसाइक्लिक हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑब्वियसली एरोमेटिक रिंग है उनके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पायरिमिडीन की अगर मैं बात करूं तो ये भी जो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है, लेकिन इनके अंदर एक रिंग होती है आपकी। यहाँ पे जो है 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और पायरिमिडीन्स के अंदर सिर्फ 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती है, इसके अंदर 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग होती हैं। कार्बन नाइट्रोजन रिंग का मतलब कि जैसा कि आप ये रिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कार्बन भी हैं और नाइट्रोजन भी हैं, तो इसको हम कार्बन नाइट्रोजन रिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए जो प्यूरीन्स हैं आपके, उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई रहता है।
पायरिमिडीन्स का थोड़ा सा लो है अगर कंपेरेटिवली बात करें प्यूरिन्स के कंपैरिजन में। पायरिमिडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो रहता है। उसके बाद सिंथेसिस की बात करें तो देखिए जो प्यूरिन्स हैं उनका सिंथेसिस होता है, आपके पास एक रिएक्शन होती है ट्रोबे प्यूरिन सिंथेसिस। इस रिएक्शन के थ्रू जो है आपके प्यूरिन्स बनते हैं, जबकि जो पायरिमिडीन है वो बनते हैं आपके बिगेनेली रिएक्शन से। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पायरिमिडीन के यू कैन से पायरिमिडीन का जो सिंथेसिस है वो कौन सी रिएक्शन से होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी चीज जो है, आखिरी पॉइंट जो है यहाँ पे वो है कैटाबोलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब कि ब्रेक डाउन होना किसी चीज का। तो जब प्यूरिन्स का कैटाबोलिज्म होता है तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिक एसिड यहाँ पे। लेकिन जब पायरिमिडीन्स का कैटाबोलिज्म होता है तो आपके पास बीटा अमीनो एसिड, CO2 और अमोनिया जो है प्रोड्यूस होते हैं, ये तीन। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। सो आई होप कि ये क्लियर है। इसी के साथ आगे चलते हैं हम। देखिए अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। एक यहाँ पे टर्म आई थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि डीएनए के अंदर तीन चीजें हैं। शुगर है आपके पास नाइट्रोजन बेस है जो हम कर चुके हैं, उसके साथ एक फोस्फेट ग्रुप है जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। ओके। और यहाँ पे एक काफी सिमिलर टर्म है न्यूक्लियोसाइड। कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड तब बनता है जब आपके पास शुगर हो और शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस लगाओ लेकिन फोस्फेट ग्रुप ना हो, उस केस में हम कंडीशन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों चीजें कैसे जुड़ती हैं और कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दें, हमारे पास एक शुगर है 2' डिऑक्सीराइबोज। ओके, डिऑक्सीराइबोज का जो पूरा नाम है दैट इज 2'। और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है, एडेनाइन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडेनाइन के यहाँ पे अमीन ग्रुप जो है प्रेजेंट है। और यहाँ पे है हमारे पास फोस्फेट ग्रुप या फोस्फोरिक एसिड, कुछ इस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर है आपका। ओके। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि जो कार्बन है उस जो आपके शुगर के कार्बन है इनको हम 1', 2', 3' क्यों बोलते हैं? ये जो प्राइम है फॉर एग्जाम्पल, ये जो चीज लगती है, इस छोटी सी चीज को क्या बोलते हैं? प्राइम। तो देखिए इसको लगाने के पीछे एक छोटा सा कारण है। क्या? जब ये तीनों चीजें जुड़ती हैं और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो जो एडेनाइन है, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उसके कार्बन को हम सिंपल रखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो कार्बन होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे सिंपल रहेगी 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम कार्बन के जो आपके शुगर के कार्बन हैं उनको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करने लग जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसके जो कार्बन हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1', 2', 3' एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेस का ये एडेनाइन के अंदर जो ये आपका NH ग्रुप है यहाँ पे, ये आपकी अटैचमेंट करता है, ये जुड़ता है, ये बॉन्ड बनाता है आपकी शुगर के साथ। फोस्फेट ग्रुप जो है वो 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा और दोनों में एक तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। OH जो है यहाँ से आएगा, H यहाँ से आएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। देखिए ये जो लिंकेज है यहाँ पे, ये जो लिंकेज हुई है इसको कहा जाता है फोस्फो मोनोईस्टर बॉन्ड। देखिए ध्यान रखिएगा कि मोनोईस्टर बॉन्ड है ये। अभी मैं आपको समझाता हूं कि देखिए जो ईस्टर बॉन्ड होता है वो तब बनता है आमतौर पे जब ये वाली कंडीशन होती है। सॉरी, जो ये वाली कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह पी है, फोस्फोरस है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड बना इसको हम कहते हैं फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब एक ईस्टर बॉन्ड है तो फोस्फो मोनो ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बॉन्ड तो एक ही है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये वाला, इसको हम कहते हैं फोस्फो मोनो ईस्टर बॉन्ड। इसके साथ यहाँ पे जो लिंकेज हो रही है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगेन सेम कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर रिलीज होगा। ओके, H यहाँ से आएगा, OH यहाँ से आएगा और ये डायरेक्ट जो है आपकी शुगर से आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो जुड़ जाएगा। और इस तरीके से आपके पास क्या आता है? ऐसे बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो
ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है इस तरीके से आपका बनता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपके पास डीएनए के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4 तरह के होते हैं। कौन से देखिए, अगर न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर यहां पे एडेनिन प्रेजेंट है, एडेनाइन प्रेजेंट है, तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होगा वो होगा DAMP। अगर यहां पे ग्विनाइन है तो DGMP, अगर साइटोसिन है तो DCMP, और थाइमीन है तो DTMP। काफी सिंपल है। देखिए, डिऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मतलब कि सिंगल फॉस्फेट है। ये आते कहां से हैं न्यूक्लियोटाइड? ये मोनोफॉस्फेट बनता एक्चुअली में ट्राईफॉस्फेट से है। आपके पास ट्राईफॉस्फेट वाले कंडीशंस आएंगी, जैसे कि जो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एक्चुअली में जो न्यूक्लियोटाइड ओरिजिनल आता है आपके पास, वो आता है DATP, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। टीपी मतलब ट्राईफॉस्फेट मतलब कि 3 फॉस्फेट है। जैसे यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है ना, अगर 2 और होते तो इसको ट्राईफॉस्फेट बोल देते हैं हम। ये जो है ये कन्वर्ट होता है आपका DAMP में, और इसके साथ जो 2 फॉस्फेट हैं, जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगे हुए थे, वो रिलीज हो जाते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। ये जब डीएनए रेप्लिकेशन हम करेंगे तो उसके अंदर जो है आएगी कि जो पायरोफॉस्फेट है इनका क्या रोल है, DMP और AMP कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है बेसिकली आपके पास 4 तरह के हैं। डीएनए के केस में अगर बात करूं तो मैं DAMP, DGMP, DCMP और DTMP। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। बस ये चीजें ध्यान रखिएगा कि फॉस्फेट 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल पे, नाइट्रोजन 1 प्राइम हाइड्रोक्सिल पे, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल का रोल जो है वो आगे आएगा जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया। अब समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। तो यहां पे है आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अगर आप ध्यान दें, सिर्फ अगर आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखें एक बार, बाकी चीज को एक बार जो है इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो यहां पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें एक नाइट्रोजन बेस है, आपके पास शुगर है, और आपके पास फॉस्फेट ग्रुप भी है। जहां पे नाइट्रोजन जुड़ता है वो 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, और ये 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, और ये आपका 5 प्राइम। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके न्यूक्लियोटाइड का। अब इसके नीचे जो न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए इस न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हो क्या रहा है यहां पे, जो इसका फॉस्फेट ग्रुप है वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पे कौन क्या होता है, यहां पे होता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ता है, और इस तरीके से जो है आपकी जो न्यूक्लियोटाइड है वो बहुत सारे, ये फॉस्फेट ग्रुप नेक्स्ट वाले के 3 प्राइम OH पे जुड़ेगा, इसका फॉस्फेट ग्रुप अगले वाले के साथ जुड़ेगा, उसका अगले वाले के साथ। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं जुड़ के आपकी बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब डीएनए के अंदर 2 होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक यहां पे है ये वाली, और एक आपकी ये है। तो एक चीज और सुनी होगी आपने कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स हैं या 2 आपकी जो चेन्स हैं वो एंटी पैरेलल नेचर की होती हैं। ऐसा क्यों? देखिए मैं कारण समझाता हूं यहां पे। अगर मैं इस एंड की बात करूं, इस किनारे की मैं बात करूं, तो इस किनारे पे सबसे ऊपर क्या है? अगर मैं यहां से देखूं तो यहां सबसे ऊपर क्या है? यहां पे सबसे ऊपर ये वाला कार्बन है। अब ये कार्बन कौन सा है? हमें पता है कि नाइट्रोजन बेस जो है वो 1 प्राइम पे जुड़ेगा, तो ये 2 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 4 प्राइम है, और ये जो है आपका 5 प्राइम है। तो यहां पे अगर इस लाइन की मैं बात करूं तो सबसे ऊपर क्या है आपके पास? 5 प्राइम कार्बन। तो इस एंड को मैं क्या नाम दे दूंगा? 5 प्राइम एंड। अब आइए नीचे आते हैं। नीचे जैसे कि आप देखेंगे यहां सबसे पहले क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो अगेन ये 1 प्राइम है, ये 2 प्राइम है, और ये 3 प्राइम है। तो यहां पे सबसे नीचे फॉस्फेट ग्रुप है, वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 प्राइम से। तो इस एंड को मैं क्या नाम दे दूंगा? 3 प्राइम एंड। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से अगर आप यहां आए तो यहां आप देखेंगे कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये सबसे ऊपर है, ये 3 प्राइम कार्बन से अटैच है, तो इस एंड को मैं क्या कहूंगा? 3 प्राइम एंड। अगेन यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका कार्बन है ये सबसे नीचे है यहाँ पे, और ये कौन सा है? ये 5 प्राइम कार्बन है आपका। तो इस एंड को मैं क्या नाम दे दूंगा? 5 प्राइम एंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे वो एंटी पैरेलल चल रही है। ओके, सो ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये एक दूसरे के क्या होती हैं? एंटी पैरेलल।
मतलब कि एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी जो है वो उल्टी होगी कुछ इस तरीके से। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। उसी के साथ देखिए यहाँ पे इनके बीच में बेस पेयरिंग होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्वेनाइन के और साइटोसिन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के और हाइड्रोजन के बीच में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मैं बता देता हूं उनको कहते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। मतलब कि एक अगर किसी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है तो उनको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। उसके साथ हाइड्रोजन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी एक नाइट्रोजन है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इस हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो इसी तरीके से यहां पे जो है जो दो नाइट्रोजनस बेसेस हैं एंड दोनों स्ट्रैंड्स के उनके बीच में जो है बेस पेयरिंग होगी। ओके, सो यहां पे बेस पेयरिंग होती है। इसको हम आगे समझेंगे कि कैसे होती है बेस पेयरिंग। तो अगर मैं देखिए अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें डीएनए को तो हम एक सिंपल मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सिंपल है। आपके पास 5 प्राइम एंड है, शुगर है, ये जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ये शुगर है। ओके, और यहाँ पे जो है आपके नाइट्रोजनस बेसिस बता रखे हैं कि कौन से हैं। देखिए जैसे जी और सी हैं यहाँ पे, वो एक दूसरे के साथ बेस पेयर करेंगे, ए और टी एक दूसरे के साथ। 5 प्राइम एंड एक तरफ है, 3 प्राइम एंड एक तरफ है। जहाँ पे 5 प्राइम एंड होता है वहाँ पे आमतौर पे आपको फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेगा, 3 प्राइम एंड पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे 3 प्राइम एंड है तो आपको हाइड्रोक्सिल दिखेगा और 5 प्राइम एंड है तो फॉस्फेट दिखेगा। एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। तो यही जो स्ट्रक्चर है ये सीधा है। एक्चुअली में ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इसी के साथ यहां पे ये बेस पेयरिंग है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो है बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए जिसको बोला जाता है बी फॉर्म। इसमें होता क्या है कि इसकी जो डायामीटर है वो आपका होगा 20 एंगस्ट्रॉन। ओके, 20 एंगस्ट्रॉन होगा आपका, या फिर आप इसको 2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ओके, तो जो आपके पास यहाँ पे दो ये जो लाइंस हैं ये डिनोट कर रही हैं आपकी बेस पेयरिंग को। तो दो बेस पेयर के बीच में जो दूरी होती है, लगा लीजिए ये है और आपका ये बेस पेयर है, इनके बीच की दूरी जो है वो लगभग होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और जैसे जैसे एक एक बेस पेयर के साथ, ये जैसे आप देख रहे हैं जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गए, इससे हम अगले बेस पेयर पे गए तो डीएनए थोड़ा सा घूम गया। तो हर बेस पेयर के साथ डीएनए जो है लगभग 36 डिग्री रोटेट कर जाता है। 36 डिग्री रोटेट कर जाता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि 10 बेस पेयर के बाद जो रोटेशन है वो कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री। ओके, रोटेशन कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री। मतलब कि जो डीएनए है वो अपना एक सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा। ओके, तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, जो 10 बेस पेयर हैं जैसा कि ये दिखा रखा है, इनके बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में 10 बेस पेयर हैं आपके। ओके, उनकी ये डिस्टेंस होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉन, और 10 बेस पेयर में या 34 एंगस्ट्रॉन में डीएनए जो है अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। इसी के साथ यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पे जो चीज आ रही है ये काफी यहां पे समझने वाली है। यहां पे दो आपको दिख रही होंगे, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। तो अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये काफी ओपन है। नहीं, ये जो है ये काफी ओपन है, तो इस एरिया को बोलते हैं मेजर ग्रूव। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, जो ये वाला एरिया है आपका, इसको बोला जाता है, क्योंकि ये काफी कंस्ट्रिक्टेड है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर ग्रूव। देखिए मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव का डीएनए के स्ट्रक्चर में बहुत ही बड़ा रोल है। मेजर ग्रूव के थ्रू आप डीएनए के बेसिस को पढ़ सकते हैं कि कौन से बेस पेयर हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कोई प्रोटीन है, यहां पे ये हमारा प्रोटीन है कोई, और इसको एक सीक्वेंस ढूंढनी है, एक सीक्वेंस इसको ढूंढनी है, तो वो आम तौर पे मेजर ग्रूव के पास आएगा, क्योंकि मेजर ग्रूव जो है इसके जो यहाँ पे लगा लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह की सीक्वेंस है,
तो मेजर ग्रूव के थ्रू आप डीएनए के सीक्वेंस को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रोटीन जो है वो डीएनए के साथ जुड़ते हैं, जिनको हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि वो डीएनए के साथ जुड़ रहे हैं, वो मेजर ग्रूव में जुड़ते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जगह ज्यादा है, दूसरी बात यहाँ पे आके आप ये जो सीक्वेंस है इसको रीड कर सकते हैं। तो जो सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है वो आपकी मेजर ग्रूव में होगी और माइनर ग्रूव में होती है आपकी स्ट्रक्चर बेस्ड। मतलब कि क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जगह इतनी कम है इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस जो आपकी डीएनए की सीक्वेंस है उसको पढ़ पाना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए माइनर ग्रूव में जो प्रोटीन जुड़ते हैं वो सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा यहां तक। इसी के साथ देखिए आगे बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेस पेयरिंग। तो अभी आपने देखा कि जो आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और इस चीज को हम कहते हैं आपकी बेस पेयरिंग। ओके, तो बेस पेयरिंग जो है हमेशा आपको देखने को मिलेगी। ए जो है वो बेस पेयर करेगा टी के साथ और जी जो है सी के साथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एडेनाइन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्वेनाइन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इट इज क्वाइट इजी। अब इसमें से देखिए बेस पेयरिंग में से आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ग्वेनाइन की किस पोजीशन से साइटोसिन की कौन सी पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले ग्वेनाइन और साइटोसिन की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या बेस पेयरिंग है उसको देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्वेनाइन और साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए पहला जो है वो है आपका 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन है जो, और 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन। ओके, 4 पोजीशन के अमीन ग्रुप पे जो हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच में पहली। दूसरी जो आपकी 1st पोजीशन पे H है और जो आपकी 3rd पोजीशन पे साइटोसिन की तरफ से N है, इनके बीच में। उसके बाद तीसरी जो है वो 2nd पोजीशन पे जो अमीन ग्रुप है और जो 2nd पोजीशन पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इनके बीच में। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि एडेनाइन और लगा लीजिए ग्वेनाइन और साइटोसिन के जो बेस पेयरिंग है वो किस किस के बीच में होती है। वैसे ही एडेनाइन और थाइमीन जो हैं ये 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पहला तो वही है सिंपल, जैसे कि यहाँ 6 पोजीशन पे था, यहाँ भी 6 पोजीशन पे है। 6 और 4 के बीच में होती है आमतौर पे, 1 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे ग्वेनाइन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के साथ जो अमीन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे वो इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए एडेनाइन और थाइमीन के बीच में आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ग्वेनाइन और साइटोसिन के पास 3। क्योंकि देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के नजदीक ले आता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे जो है बेस पेयरिंग होती है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें से क्वेश्चन जो है आता ही आता है कभी ना कभी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए जो इससे हमें पता चलता है एक चीज का, क्या हमें पता है कि एडेनाइन जो है हमेशा थाइमीन के साथ दिखेगा, ग्वेनाइन जो है हमेशा साइटोसिन के साथ दिखेगा। तो इस चीज को बोलते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए क्या है कि देखिए सिंपल सी बात है, एडेनाइन थाइमीन के साथ ही जुड़ सकता है, ग्वेनाइन साइटोसिन के साथ, या वाइस वर्सा, जैसे यहाँ पे साइटोसिन और ग्वेनाइन की है, लेकिन होंगे हमेशा इसी जोड़े में। ए जो है आपको टी के साथ मिलेगा और जी जो है आपको सी के साथ मिलेगा। इसका यूज करके अब लगा लीजिए ये हमारे पास एक डीएनए की स्ट्रैंड है और इसकी सीक्वेंस में फटाफट यहां लिख देता हूं। अब लगा लीजिए ये आपकी एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। आमतौर पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास ये टेम्पलेट है, ये क्या है आपके पास एक टेम्पलेट है, इसका यूज करके क्या आप बता सकते हैं दूसरी स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या होगी? तो जी बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम दूसरी स्ट्रैंड बनाएंगे, हम उसको एंटी पैरेलल रखेंगे। यहाँ 5 प्राइम है तो यहाँ 3 प्राइम रखेंगे हम, यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम। तो सबसे पहले एंटी पैरेलल कर दिया। उसके बाद यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा टी, यहाँ टी, यहाँ भी टी,
और इसी तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का यूज करके जो है एक स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड की सीक्वेंस हम बता सकते हैं। ओके, क्योंकि तभी तो बेस पेयरिंग पॉसिबल है, और बेस पेयरिंग होगी तभी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा आपका। सो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए। इसी के साथ यहां पे आता है जी चैरागाफ्स रूल, जो कि काफी बेसिक है मैं कहूंगा, लेकिन इससे क्वेश्चन फिर भी आ जाते हैं। देखिए ये जो रूल है ये दिया था अरविंद चैरागाफ ने, जिनका जो फोटो है आप यहां देख सकते हैं। इनका बेसिकली कहना क्या था कि एक डीएनए के अंदर जितने एडेनाइन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, ठीक है, और जितने ग्वेनाइन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। तो बेसिकली चैरागाफ रूल जो है वो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि देखिए ए जो है वो थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा। अब बेस पेयरिंग करेगा तो सीधी सी बात ये है कि अगर 20 एडेनाइन है तो 20 थाइमिन भी मिलेंगे, क्योंकि एडेनाइन जुड़ेगा तो थाइमिन के साथ ही। सेम केस यहां पे है, लगा लीजिए 30 ग्वेनाइन है तो सीधी सी बात यह है कि 30 आपके पास साइटोसिन भी होंगे। यही है आपका चैरागाफ्स रूल। तो इन इक्वेशंस का यूज करके हम ये भी लिख सकते हैं कि जो प्यूरिन्स हैं दे आर इक्वल टू पायरिमिडीन। जैसे एडेनाइन और ग्वेनाइन आप यहां पे देख सकते हैं, तो ये क्या है आपके प्यूरिन्स हैं, और ये किसके बराबर हैं आपके पायरिमिडीन्स के, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो जो है A+G डिवाइडेड बाय T+C इक्वल टू 1। तो ये है आपका चैरागाफ्स रूल। बड़ा मैं सिंपली ये कहूंगा, जितने एडेनाइन है उतने थाइमिन होंगे, जितने ग्वेनाइन है उतने साइटोसिन होंगे। ये है आपका चैरागाफ्स रूल। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, हमारा अगला जो है, अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए की। जैसे मैंने आपको बताया आरएनए की तो अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन डीएनए की जो है, डीएनए की भी अलग अलग आपके पास फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। तो हम जो करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम 3 मेन करेंगे, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। उसके बाद हम कुछ ऐसी भी करेंगे जैसे क्रूसीफॉर्म, ट्रिप्लेक्स और जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए। तो आई थिंक देखिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए हमें चलना चाहिए सीधा। ये आपके पास 3 मेन फॉर्म्स हैं, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो बी फॉर्म जो है वो सबसे कॉमन है, ठीक है। जेड फॉर्म जो है वो सबसे, बी फॉर्म जो है वो सबसे कॉमन है, जेड फॉर्म जो है वो सबसे रेयर है। जेड फॉर्म जो है बड़ी रेयर कंडीशंस में आपको मिलती है। ये दोनों राइट हैंडेड हैं। राइट हैंडेड मतलब कि जो आपका स्ट्रैंड डीएनए है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है। ये जो है जेड जो है ये आपका लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। ये दोनों आपके राइट हैंडेड हैं, ये आपका लेफ्ट हैंडेड है। तो आइए इनका डिफरेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सिंपल मैंने एक टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जो देखिए ओवरऑल प्रोपोर्शन की बात करें तो जो ए है, जो बी है, सबसे पहले बी देखते हैं क्योंकि बी नॉर्मल है। बी जो है वो लंबा भी होता है, लॉन्गर है और थिनर है, लंबा भी है और पतला भी है। जबकि जो ए है वो छोटा है और ब्रॉड है, मतलब कि छोटा भी है और फैला हुआ भी है। उसके बाद बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि हर बेस पेयर, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी जो है हम इसके अंदर बी के अंदर 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.32 एंगस्ट्रॉन। ए फॉर्म के अंदर 2.3 एंगस्ट्रॉन है आपके पास। जेड फॉर्म जो है, जेड फॉर्म की बात ही नहीं की हमने। जेड फॉर्म जो है वो इलोंगेटेड है और स्लिम है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है 2 बेसिस के बीच की वो है 3.8 एंगस्ट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी राइट हैंडेड है, ये भी राइट हैंडेड है, ये आपका लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। तो इसके साथ ही देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके काम की हैं, कुछ काम की नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एक टर्न के अंदर, हेलिक्स के एक टर्न के अंदर बी फॉर्म में 10 बेस पेयर होते हैं, ए फॉर्म में 11 और जेड फॉर्म में 12। तो देखिए ये चीज़ें, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इनका ध्यान रखिएगा। रोटेशन जो है बी फॉर्म में मैंने बताया था हर बेस के साथ 36 डिग्री की रोटेशन होती है आपकी, यहाँ पे 33.36 की और यहाँ पे 45.6 की। तो देखिए इनके अलग अलग ये यहाँ पे टेबल है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है ये नॉर्मल कंडीशंस में आपको मिलेगी। ये कहाँ पे मिलेगी आपको? नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। जो माफी चाहूंगा मैं, देखिए उसके बाद जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है वो आपको मिलती है जब
डिहाइड्रेटेड कंडीशंस होती हैं। जब डिहाइड्रेटेड कंडीशंस है तो आपको ए फॉर्म मिलेगी, नॉर्मल कंडीशंस है तो बी फॉर्म मिलेगी। और अगर हाई सोल्ट, देखिए अगर डीएनए के अंदर जीसी कंटेंट ज्यादा है और हाई साल्ट कंसेंट्रेशन उसके आसपास हैं, तब बनती है आपकी जेड फॉर्म। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा कि ए फॉर्म कब बनती है, बी कब बनती है, जेड कब बनती है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। उसके बाद अगला जो है हमारा वो है क्रूसीफॉर्म डीएनए। क्रूसीफॉर्म डीएनए जो है कब बनता है, इसको एक बार यहां से इस स्ट्रक्चर से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तब बनता है जब आपके पास इन्वर्टेड रिपीट्स हो। इन्वर्टेड रिपीट्स मतलब अगर आप ध्यान दें तो यहां पे जो सीक्वेंस है वो ये जो सीक्वेंस है ये यहां पे रिपीट हो रही है, इन्वर्टेड रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टेड रिपीट की कंडीशन में आपको क्रूसीफॉर्म डीएनए देखने को मिलता है। होता क्या है, देखिए इन्वर्टेड रिपीट्स हैं तो ये एन का मतलब है यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, तो ये कुछ इस तरह के लूप्स बना देती हैं। ये था तो ऐसे, लेकिन ये वाले जो हैं ये आपस में ऐसे लूप बना देंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है, अब ध्यान दे दीजिएगा कि हो क्या रहा है। सी जी ये इसके साथ और ये इसके साथ ये आपस में लूप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लूप फॉर्मेशन हो जाती है और इस कंडीशन को बोलते हैं हम क्रूसीफॉर्म डीएनए। ये बनती कब है, जब आपके डीएनए के अंदर इन्वर्टेड रिपीट्स हों और जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो फोल्ड बैक कर जाएं। इस कंडीशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी इन्वर्टेड रिपीट्स के प्रेजेंट होने पे। और ये जो चीज है क्रूसीफॉर्म डीएनए ये बन सकती है, क्योंकि देखिए डीएनए के अंदर अगर इन्वर्टेड रिपीट्स हैं तो ये बनेगा ही बनेगा। इसके काफ़ी नुकसान भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेजेंट है तो डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगी, आपका आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन करता है वो भी रुक जाएगी। तो जो क्रूसीफॉर्म डीएनए है ये काफ़ी यू कैन से फेटल हो सकता है आपकी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला है आपका ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए। आमतौर पे आपने सुना होगा डीएनए का डुप्लेक्स होता है या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे जो ये टीएफओ है, टीएफओ का मतलब है ट्रिप्लेक्स ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, मतलब कि ये ओलिगोसैकेराइड नहीं, सॉरी, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आमतौर पे आपका डीएनए जो है ड्यूप्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये प्रेजेंट हो, ये कंडीशन आ जाए, तो ये जो है इसके अंदर ऐसे इन्वेड कर जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा दैट विल बी ट्रिपल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो जो ट्रिपल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसकी जो बॉन्डिंग है, देखिए जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है जो कि हमने सुना है कि ए टी और जी सी, इस नॉर्मल बेस पेयरिंग को हम बोलते हैं वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। ठीक है, लेकिन ट्रिपल हेलिक्स के अंदर वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग नहीं होती। यहाँ पे एक अलग तरह की बेस पेयरिंग होती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है। या तो आपके पास हुकस्टीन या फिर रिवर्स हुकस्टीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये जो है देखिए यहाँ मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि काफ़ी एडवांस हो जाएगा ये चीज़। हमारी क्लासेज जो है वो फाउंडेशन की हैं। इसके बाद जो आखिरी है वो है जी क्वाड्रुप्लेक्स। देखिए इसके अंदर जी क्वाड्रुप्लेक्स में जो आपकी, हाँ जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो स्ट्रैंड हैं, दो स्ट्रैंड हैं, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ से स्टार्ट होके गोइंग डाउन, कमिंग बैक अप, और कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है, ये भी बनता है आपकी हुकस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, और ये बनता है जी ग्वेनाइन के बीच में ओनली, सिर्फ ग्वेनाइन बेसिस के अंदर ये देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ग्वेनाइन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह की बेस पेयरिंग करते हैं। इसी बेस पेयरिंग को हम कहते हैं हुकस्टीन बेस पेयरिंग या हुकस्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो है आपके जी क्वाड्रुप्लेक्स हैं, ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमने बेसिकली सारे जो स्ट्रक्चर हैं डीएनए के वो देख लिए हैं। आपके पास ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म है। ये टेबल है, ये याद कर लेना प्लीज। इसके बाद हमने देखा क्रूसीफॉर्म डीएनए का कैसे बनता है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे बनता है, और जी क्वाड्रुप्लेक्स कैसे बनता है। अब जो लास्ट चीज है वो है इथिडियम ब्रोमाइड, या जिसको हम ईटीबीआर भी बोलते हैं। देखिए जब आप लैब के अंदर, मोलिकुलर बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी की लैब के अंदर जब आपको जेल चलाना होता है, आपको देखना होता है कि डीएनए जो है वो प्रेजेंट है या नहीं किसी सैंपल में, तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड।
इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग चला जाएगा और इथिडियम अलग आ जाएगा। ठीक है, ये इथिडियम का आयन है। ये क्या है? इथिडियम का आयन। इसकी खासियत क्या है कि सबसे बड़ी बात, ये एक तो फ्लैट है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? फ्लैट है। इसके अंदर मल्टीपल रिंग्स हैं, बहुत सारी, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 रिंग है इसके अंदर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये जो है करता क्या है? ये इंटरकैलेशन करता है। इंटरकैलेशन मतलब कुछ इस तरीके से, लगा लीजिए ये आपके डीएनए के बेस पेयर हैं, ये उनके बीच में इस तरीके से जाके बैठ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरकैलेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डीएनए यहाँ पे है हमारे पास, इसके बेसिस के बीच में ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये इथिडियम के आयन है, ये बैठ जाते हैं। इंटरकैलेटेड मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरकैलेशन। तो इथिडियम ब्रोमाइड करता क्या है? पहली बात तो वो डीएनए को थोड़ा सा लंबा कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली बेसिस के बीच में, अगर आप यहाँ भी ध्यान दें तो यहाँ पे दूरी 2 बेसिस के बीच में इतनी है और यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि बीच में जो है आपका इथिडियम का आयन आ गया है। ओके, अच्छा, इथिडियम की खासियत क्या है कि जब आप इसको अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर देखेंगे तो ये फ्लोरोसेंस शो करता है। ओके, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो जो ये आपको चीज़ें दिख रही हैं, जो ब्राइट ब्राइट बैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये डीएनए के बैंड्स हैं। ओके, जो इस तरफ हैं ये स्मॉलेस्ट हैं, जो सबसे छोटे हैं आपके, और जो इस तरफ रहते हैं वो लार्जेस्ट हैं। साइज के बेसिस पे इनको सेपरेट करने की टेक्निक है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने कर रखी है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, उस केस में आप ईटीबीआर का यूज करते हैं। तो इसका यूज करके देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हमने डीएनए को, जो आपके डीएनए सैंपल हैं उनको अलग अलग कर लिया है, सेपरेट। ये आपके पास यहाँ ऐसे सेपरेट हैं। तो आप अब इनको आप अलग से कट करके भी रिमूव कर सकते हैं। लगा लीजिए कि आपको जो है ये वाले सैंपल चाहिए, तो आप ब्लेड से इसको कट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको बाहर निकाल लीजिए, उसमें से डीएनए फिर जो है इल्यूट किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के जो बेसिक्स हमने कवर किए वो समझ में आया होगा। अब देखिए, आइए इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पहले आए भी हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। जो पहला ही क्वेश्चन है वो आपका चारागाफ रूल से है। देखिए सिंपल सी बात है, हमें साइटोसिन की परसेंटेज दे रखी है 18%, हमें निकालने किसकी है? एडेनाइन की। तो बड़ा ही सिंपल है, हमने पता है कि जितने सी होंगे उतने जी होंगे, तो यहाँ पे जी की भी कितनी आ गई? 18%। ओके, तो 18% आ गई, तो ये टोटल कितना हुआ? 36%। बचा कितना? बचा आपका 64%। तो सिंपल सी बात है, एडेनाइन और थाइमिन का आधा आधा होगा, यहाँ पे 32% और 32%। आई होप कि हमने सही किया है, कोई गलती नहीं की है, नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका दैट विल बी 32% एडेनिन जो है वो आपका होगा। ये चारागाफ रूल से मैंने बताया था, इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला जो है, व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज बिटवीन फोस्फेट ग्रुप एंड द डीऑक्सीराइबोज शुगर इन अ डीएमपी। देखिए, अगर ये क्वेश्चन ये है कि डीएएमपी के अंदर फोस्फेट ग्रुप और जो शुगर है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हमें पता है कि उसको क्या कहते हैं? फोस्फो मोनोइस्टर बॉन्ड। ठीक है, मैंने यहां पे मोनोइस्टर इसलिए लिखा क्योंकि इसने मेंशन किया है डीएएमपी। अगर यहां पे डीएनए होता तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख देता फोस्फो डाईस्टर बॉन्ड। ठीक है, सो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, ओके, ये तो एक पीवाईक्यू है, ये CSIR नेट दिसंबर 2023 में आया था। ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक पैलिंड्रोमिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसकी सीक्वेंस आपके पास ये है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर विल बी अडॉप्टेड इन वाटर इफ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये सीक्वेंस ही लिख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहां पे आपका 5 प्राइम, तो कुछ इस तरह की है। इनमें से जो एक स्ट्रैंड होते हैं उसको हम बोलते हैं सेंस, और दूसरी जो है वो एंटी सेंस। अब बात यह है कि इनको दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में इसने वाटर में डाला है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म जो है वो अडॉप्ट होगी? आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस थे, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था जब जीसी कंटेंट हाई हो
एक डीएनए के अंदर जब जीसी ज्यादा होता है तो वो आमतौर पे जेड डीएनए बनाता है। लेकिन कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है? मैंने तो नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है कि वाटर के अंदर है, ठीक है। अब वाटर के अंदर है, कोई कंडीशन नहीं है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं है, तो नॉर्मल आपका बी फॉर्म ऑफ डीएनए बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी फॉर्म ऑफ डीएनए। अगर यहाँ पे लिखा होता कि डिहाइड्रेटेड कंडीशन है तो हम ए फॉर्म ऑफ डीएनए कर देते, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। सो आई होप कि देखिए आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, जो ये हमारा फाउंडेशन क्लास थी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है आपको या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो आप नीचे वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिविल स्टेप जो है उनका हमारा जो है जो कोर्स है CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए लाइफ साइंसेज के लिए, वो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये कोर्स जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपके पास अवेलेबल है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा। देयर विल बी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट हैं आपके पास, टेस्ट सीरीज होंगी आपके पास, क्वेश्चन होंगे, PYQs होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। सो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो। इसी के साथ देखिए ओके ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो जैसे कि मैंने आप यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन मैंने दी है, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे और भी काफ़ी फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मटेरियल है, PYQs हैं, क्वेश्चंस हैं। और तो आप इसको यहाँ से लिंक पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको पता लग जाए। थैंक यू।